तो ये रुझान को देखेंगे आप, तो ये रुझान जातीयगत जनगणना पर रोक की तरफ बढ़ रही है। जब फैसला आने वाला जो होगा वो दलील देने के बाद, लेकिन ये प्रथम दृष्टया जब कहीं भी कोई मामले में शुरुआती दौर में स्टे लगे, तो ये प्रमा फेसाई देखा जाता है कि वो केस में कितना मेरिट है। तो मेरिट पिटिशनर की तरफ से ज़्यादा लगा, जज साहब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि जैसे सिंपल एक शादी-ब्याह होता है, तो कितने महिला गेस्ट आएँगे उसी हिसाब से रूम को तैयार किया जाता है और कितने पुरुष नीति के बनाने में फ़ायदा नीति होगा। बनाने में। तो भाई ये राज्य हमारा इतना बड़ा है, इसमें कौन जाति के कितने लोग हैं, ये डाटा आएगा तो कहीं न कहीं वो पॉलिसी बनाने में उनको सुविधा होगी। इसी वजह से हम ये डाटा को कलेक्शन करवा रहे हैं। सवर्ण जाति से हैं, भूमिहार जाति से हैं, तो लोगों को लगता है कि ये सभी बातें होती है, लेकिन वो सरकार के पक्ष रखने में ये बीजेपी का जो बात है, कोर्ट के अंदर था, बहुत स्ट्रांगली बात को रखे हैं वो। तो ये जो आरोप है इनके ऊपर कि पीके शाही साहब सवर्ण जाति से हैं, इसीलिए उन्होंने बात को नहीं रखा, तो ये बेबुनियाद बात मुझे लग रही, मैं कोर्ट रूम में था, तो ये बेबुनियाद बात है। तो यूनियन लिस्ट के अंतर्गत जनगणना से संबंधित जो भी चीज़ आता है वो यूनियन लिस्ट यानी कि पार्लियामेंट यानी कि केंद्र सरकार को ही ये करवाना है, राज्य सरकार के सब्जेक्ट मैटर में नहीं आता है। तो ऐसे फेडरलिज्म का जो कांसेप्ट है उसी के मुताबिक राज्य सरकार और केंद्र सरकार की शक्तियों का बँटवारा हो गया है। तो ये जो लिस्ट है जनगणना से संबंधित वो यूनियन लिस्ट में है। ये मैं लॉ का टेक्निकल ठीक है, पॉइंट हम बता समझ रहा हूँ। गए। तो ऐसा भी कर सकता था राज्य सरकार कि समझे कि हम लोचा में क्या पड़े, जितने इतने दिन में जो तैयारी हुई, उस आधार पर हमने इतना जाति का कर लिया, उसे एवरेज पूरे राज्य का निकाल लेते, तो ये संभावना थी। तो उस पर भी माननीय न्यायालय ने रोक लगा दिया कि आप उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते। हालाँकि राज्य मान के अभी जो इंटरनली जो बातें चल रही है, बोले कि भाई जो खर्च होना है वो तो हो गया, तो अब तो यदि इतना को पब्लिश करने में क्या दिक्कत है? तो ये अगले आर्गुमेंट के दौरान इस बात को भी राज्य सरकार की तरफ से रखा जा सकता है कि जितना खर्च होना है वो तो हो गया है। अब तो उससे पैसा बच नहीं रहा है। जितने कर्मियों को लगाना चाहिए था हमने वो लगा दिया है। सो अभी फ़िलहाल नीतीश कुमार जी और जातीय जनगणना से जो लोग उम्मीद बहुत लगा के रखे थे, ख़ास करके बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग काफ़ी उत्साहित थे। तो उनके उत्साह में इस के बाद थोड़ा-सा निराशा का भाव ज़रूर है। सरकार भी काफ़ी निराशा में जाएगी। ये डिप्रेशन भले ही नहीं बोले, लेकिन इस आदेश के मायने जो देखेंगे, तो इससे जो है सो अभी ये हालाँकि इंटरिम ऑर्डर है, इस ऑर्डर से ये नहीं करना चाहिए। न्यायपालिका कुछ भी करती है तो सोच समझ कर करती है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के हाईकोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी है और हाईकोर्ट का कहना है कि अगली सुनवाई जो है वो 3 जुलाई को होगी। 3 जुलाई के सुनवाई में दोनों पक्ष को विस्तार से सुना जाएगा। एक तरफ विरोध में जाति आधारित गणना के विरोध में रीनू कुमार ने पक्ष रखा, दूसरी तरफ सरकारी वकील महाधिवक्ता जो इसको एडवोकेट जनरल भी कहा जाता है, पीके शाही साहब ने रखा। लेकिन ये सवाल उठ रहा है, बीजेपी ने सवाल उठाया है कि पीके शाही ने मामले को ठीक से नहीं रखा, यही कारण है कि स्टे हो गया। हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती जी हैं। ये क्या मामला हुआ, आगे क्या होगा, या अभी जो तत्काल रोक हुआ उसका अर्थ क्या है? देखिए, सबसे पहले तो इसमें ये चीज़ लोगों को समझना होगा कि जातिगत जनगणना जो राज्य सरकार के द्वारा कराई जा रही थी, तो इसको कुछ लोगों के द्वारा चैलेंज किया गया और चैलेंज करने का जो बहस के दौरान कल ही बहस पूरी हो गई थी। आज केवल वो आदेश सुनाने वाले थे। तो सभी लोगों को उम्मीद थी कि आज फाइनल जजमेंट आने वाला है। लेकिन इसमें कोर्ट को महसूस हुआ कि इसमें और डिटेल सुनने की ज़रूरत है। तो वो प्रथम दृष्टया इस पर रोक लगाते हुए कि अभी आप जो है सो फिलहाल इसको जो है सो ऐसा नहीं कीजिए और आगे की के लिए तिथि निर्धारित कर दी गई 3 तारीख को जिस पर वो डिटेल में सुनेंगे। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि ये जो कोर्ट के अंदर जब आर्गुमेंट के दौरान जो मूल बिंदु पर जो पिटिशनर की तरफ से बहस की जा रही थी, तो उस बहस के दौरान एक ही बात कहा गया, ये देखिए यहाँ 3 बॉडी है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी है। तो लेजिस्लेचर में हमारे यहाँ ड्युअलिटी ऑफ गवर्नमेंट का सिस्टम है, जिसको आप इसमें केंद्र सरकार की शक्ति और राज्य सरकार की शक्ति, वो दोनों को डिवाइड किया गया है। तो यूनियन लिस्ट के अंतर्गत जनगणना से संबंधित जो भी चीज़ आता है, वो यूनियन लिस्ट यानी कि पार्लियामेंट यानी कि केंद्र सरकार को ही ये करवाना है, राज्य सरकार के सब्जेक्ट मैटर में नहीं आता है। तो ऐसे फेडरलिज्म का जो कांसेप्ट है, उसी के मुताबिक राज्य सरकार और केंद्र सरकार की शक्तियों का बँटवारा हो गया है। तो ये जो लिस्ट है जनगणना से संबंधित, वो यूनियन लिस्ट में है।
ये मैं लॉ का टेक्निकल ठीक है, पॉइंट हम बता समझ रहा हूँ। गए। हाँ। तो वो जो यूनियन लिस्ट में है, तो उसके तहत ये कह रहे थे कि राज्य सरकार को शक्ति नहीं है नहीं है। जनगणना कराने का। लेकिन राज्य सरकार का कहना था कि मैं जनगणना जो कर रहा हूँ, वो जनगणना नहीं है, मैं एक डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, जिस वजह से इसको नाम जब ज जो है नामांकन इसको जनगणना नहीं करना चाहिए। हुँ, ये मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे राज्य में कितने जाति के कितने लोग हैं, हुँ। ताकि मैं उस पर जब राज्य सरकार कोई भी योजना बनाए, तो जाति का मुझे डाटा होगा, उस हिसाब से मैं आकलन लूँगा। तो ऐसे ये देखिए, ये सरकार की तरफ से जब आप बात को देखेंगे तो उनके तर्क में बहुत ही स्ट्रांगली उनका एक तर्क है कि जैसे सिंपल एक शादी-ब्याह होता है तो कितने महिला गेस्ट आएँगे उसी हिसाब से रूम को तैयार किया जाता है और कितने पुरुष नीति के बनाने में फ़ायदा नीति होगा। बनाने में। तो भाई ये राज्य हमारा इतना बड़ा है, हुँ, इसमें कौन जाति के कितने लोग हैं, ये डाटा आएगा तो कहीं न कहीं वो पॉलिसी बनाने में उनको सुविधा होगी। हुँ, इसी वजह से हम ये डाटा को कलेक्शन करवा रहे हुँ। हैं। लेकिन ये कहने में कहीं अतिशयोक्ति नहीं कि इसके बहुत सारे राजनीतिक भी इम्पैक्ट फ़ायदे पड़ हैं। रहा था सोसाइटी में। तो जिस वजह से इसको जो है सो चैलेंज भी हुआ और उस पे बातें हुई। तो फिलहाल अभी आप ये समझिए कि कोर्ट ने रोक लगाया है, कोई ये फैसला अंतिम फैसला नहीं है। हुँ, अगली सुनवाई पर वो डिटेल में सुनेंगे। लेकिन यदि रोक लग जाती है प्रथम दृष्टया तो उससे माइंड का ज़रूर ये होता है कि जस माने उसमें कहीं न कहीं कन्विंसिंग या मजबूत पक्ष जो है पिटिशनर के बात से होता है, तभी वो स्टे मिलता है, ये सामान्यतः केस में। तो ये रुझान को देखेंगे आप, तो ये रुझान जातीयगत जनगणना पर रोक की तरफ बढ़ रही है। जब फैसला आने वाला जो होगा वो दलील देने के बाद, लेकिन ये प्रथम दृष्टया जब कहीं भी कोई मामले में शुरुआती दौर में स्टे लगे, तो ये प्रमा फेसाई देखा जाता है कि वो केस में कितना मेरिट है। तो मेरिट पिटिशनर की तरफ से ज़्यादा लगा, जज साहब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं रुझान की तौर पर बात किया जाए, तो ये लग रहा है कि जातीय जनगणना जो है सो राज्य सरकार के हाथ से, हाई कोर्ट से जो है सो जो है सो इनको रोक लगेगी। अब इनको यदि वो करवाना होगा तो मानसिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के लिए भी इन लोगों को तैयार रहना होगा। तो ऑर्डर में क्या है? क्या ऑर्डर कॉपी आ गई है कि क्या देखिए, उन्होंने ऑर्डर उसमें दिया? सिंपल जो बातें हैं कि अभी वो डिटेल ऑर्डर की बात नहीं है, वो सिंपल स्टे लगाया गया बस है। स्टे और लगा। एक चीज़ और कि उन्होंने कहा कि ये राज्य का, जो पिटिशनर की तरफ से बातें कही गई थी कि राज्य के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है जनगणना करवाने में। तो ये एक बात उन्होंने ये एक पक्ष है। तो अभी तक राज्य सरकार ने जितनी बातें खर्च इसमें कर चुकी है, बहुत सारा डाटा कलेक्ट हो गया, उससे भी एवरेज निकाला जा सकता था। ये संभावना थी कि भाई इतने दूर में हमने देखा तो इतने जाति का हमारे पास डाटा आ गया। तो ऐसा भी कर सकता था राज्य सरकार कि समझे कि हम लोचा में क्या पड़े, जितने इतने दिन में जो तैयारी हुई, उस आधार पर हमने इतना जाति का कर लिया, उसे एवरेज पूरे राज्य का निकाल लेते, तो ये संभावना थी। तो उस पर भी माननीय न्यायालय ने रोक लगा दिया कि आप उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते। हालाँकि राज्य मान के अभी जो इंटरनली जो बातें चल रही है, बोले कि भाई जो खर्च होना है वो तो हो गया। तो अब तो यदि इतना को पब्लिश करने में क्या दिक्कत है? तो ये अगले आर्गुमेंट के दौरान इस बात को भी राज्य सरकार की तरफ से रखा जा सकता है कि जितना खर्च होना है वो तो हो गया है। अब तो उससे पैसा बच नहीं रहा है। जितने कर्मियों को लगाना चाहिए था हमने वो लगा दिया है। तो इस तरीके से कहीं न कहीं ये जो है सो जातीय जनगणना पर बहुत सारे लोगों का उम्मीद था कि जातीय जनगणना हो जाएगी, एक डाटा आ जाएगा। और सरकार की भी काफ़ी उम्मीद थी। और इस सरकार कोई भी काम जो करती है ख़ास करके, उसमें जनभावनाओं का भी बहुत ख़्याल रखा जाता है। तो फिलहाल जो लोग थे कि इसको कि अभी स्टे हो जाने से थोड़ा-सा ही लोग स्तब्ध हैं, उन लोग को लगता है कि क्या लेकिन होगा? सवाल ये है कि पिछले दिनों जब नगर निकाय के चुनाव की बात हुई तो उस समय भी कोर्ट ने रोक लगा दिया हुँ। और उसके बाद ये लगा कि शायद सरकार के वकील ने अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रखा। यही सवाल अब फिर उठ रहा है बीजेपी की तरफ से कि जो महाधिवक्ता पीके शाही हैं वो अपना मजबूती से पक्ष नहीं रख पा रहे हैं, यही कारण है स्टे लगने का। देखिए, हर चीज़ को जातिगत चीज़ों से जोड़ना उचित नहीं है। हुँ, ये बात बीजेपी क्यों कह रही है उस पर चूँकि वो उस टाइम में ये राजनीतिक बयान देने वाले लोग कहेंगे। हुँ, लेकिन ये कह देना कि वो चूँकि बहुत लोगों को ये एक देखिए जो बहुत विद्वान अधिवक्ता हैं पीके शाही साहब, और वो बहुत अच्छे से कामों को करते हैं। लेकिन चूँकि वो जातियों एक जाति विशेष में वो सवर्ण जाति से बिलॉन्ग करते हैं, तो बेवजह का लोग उन पर ये करने का भी कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने बात को नहीं रखा। लेकिन वो सवर्ण जाति से हैं, भूमिहार जाति से हैं, तो लोगों को लगता है कि ये सब भी बातें होती हैं। लेकिन वो सरकार के पक्ष रखने में ये बीजेपी का जो बात है, कोर्ट के अंदर था, बहुत स्ट्रांगली बात को रखे हैं वो। हुँ। तो ये जो आरोप है इनके ऊपर कि पीके शाही साहब सवर्ण जाति से हैं, इसीलिए उन्होंने बात को नहीं रखा, तो ये बेबुनियाद बात
बात मुझे लग रही, मैं कोर्ट रूम में था, तो ये बेबुनियाद बात है। इस पर उन पर ये आरोप लगाना कदापि उचित है। हालाँकि इसके राजनीतिक मायने हैं और पीके शाही साहब चूँकि इससे पहले वो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, तो राजनीतिक कारण से भी उनको टारगेट किया जा सकता है। लेकिन ये बात सत्य है कि वो सवर्ण जाति से हैं, इसीलिए वो और ये चूँकि ये बैकवर्ड का मामला था, तो लोगों को लग रहा है कि वो इसीलिए बात को माने आरोप जो लगा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बेबुनियाद आरोप उनके ऊपर है। लेकिन एक सवाल और है कि अब आगे क्या? सरकार क्या फैसला ले सकती है? एक तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये भी हमने कई चीज़ों में देखा है कि शराबबंदी पर पहला जो कानून बना उस पर रोक लगा दिया गया, फिर नीतीश जी ने फिर से उसको सुधार करके दिया और शराबबंदी चल रही है। या एक अध्यादेश का भी नियम आता है कि भाई सरकार को पावर है अध्यादेश लाने का, तो आगे क्या हो सकता है? अभी तक का जो देखेंगे लगातार, तो आपको लगेगा कि नीतीश जी का कोई भी योजना को कोर्ट से अभी 1-2 बार झटका लगता है और इनको बहुत आगे तक बढ़ना होता है। तो ये जो शराबबंदी उसका उदाहरण है। शराबबंदी से लेके अन्य चीज़ में इलेक्शन का हो या फिर अभी जनगणना का मामला हो, तो ये सब मामला पर जो है सो लगातार लग रहा था और इनको ऐसी परिस्थिति में वो या तो अपने संशोधन करके अपने एक्ट में संशोधन लाके वो करते हैं या फिर उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ रहा है। तो ये कानूनी दाँव-पेच में हाई कोर्ट से लगातार उनको झटका पे झटका लग रहा है। तो इस झटका का जो भी मीनिंग लगाना है लोग लगा ले लेकिन ये परिस्थिति जो है, सो अभी फ़िलहाल नीतीश कुमार जी और जातीय जनगणना से जो लोग उम्मीद बहुत लगा के रखे थे, ख़ास करके बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग काफ़ी उत्साहित थे। तो उनके उत्साह में इस के बाद थोड़ा-सा निराशा का भाव ज़रूर है। सरकार भी काफ़ी निराशा में जाएगी। ये डिप्रेशन भले ही नहीं बोले, लेकिन इस आदेश के मायने जो देखेंगे, तो इससे जो है सो अभी ये हालाँकि इंटरिम ऑर्डर है, इस ऑर्डर से ये नहीं करना चाहिए। न्यायपालिका कुछ भी करती है तो सोच समझ कर करती है। ये भी चीज़ रखना चाहिए, वहाँ बहुत टेक्निकल चीज़ यानी होता ये है। अंतिम फैसला नहीं है। ये अंतिम फैसला नहीं है, लेकिन इस इंटरिम फैसले का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। ये नहीं कि आप ये नहीं कह सकते कि महत्व नहीं, इसका बहुत महत्व है और इससे जो है सो सरकार को विवेचना अपने आप पर करना पड़ेगा और सोचने पर मजबूर ज़रूर होंगे। चलिए, तो ये सरकार का कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं है और जो याचिकाकर्ता थे, उनका पक्ष ज़्यादा मजबूत था, इसलिए जो है अंतरिम आदेश दिया गया है कि तत्काल इसको स्टे किया जाए। 3 जुलाई से दोनों को विस्तार से सुना जाएगा। इनका कहना है कि बार-बार नीतीश सरकार की जो भी योजना रहती है, शराबबंदी उसका उदाहरण है। चुनाव का भी जो नगर निकाय चुनाव था उस पर भी जो है रोक लग गई, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने करवाया। और एक सवाल और भी उठ रहा है कि महाधिवक्ता ने ठीक से अपना पक्ष नहीं रखा, ये हम नहीं कह रहे। तारकिशोर प्रसाद जो बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने कहा है। और तीसरी चीज ये है कि सरकार के पास आगे की क्या स्थिति है, आगे सरकार क्या कर सकती है। तो 2 ऑप्शन है सरकार के पास, एक तो चाहे आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और नहीं तो एक आप अध्यादेश ला करके जो है इस कानून को अमली जामा पहना सकते हैं। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।